अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और ब्लॉग में मैं आपको आज खुशामदीद कहता हूँ। देखें गुज़िश्ता वीडियो जो थी हमने उसका जो सीक्वेंस बनाया था वो ये था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के अंदर जो एसेज़ आते हैं उनको हम सॉल्व करना शुरू करें और उनको कैसे हम आगे की तरफ सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं, आउटलाइन क्या होती है, कैसे बनती है और क्या ये ज़रूरी है या नहीं है। तो ये हमारी पिछली जितनी भी एसेज़ के हवाले से वीडियोज़ थी, उनका महवर इन्हीं तमाम बातों के ऊपर होता था। लेकिन आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल मसले पर बात करने जा रहे हैं। इंग्लिश एसे के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि फ़ेल इसलिए नहीं होते कि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, क्योंकि जो स्टूडेंट एस्पायरेंट होता है सीएसएस जितने बड़े हाई लेवल, हाई प्रोफाइल काइंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहा है, मीन्स ही मस्ट बी फ्लुएंट एट इंग्लिश। बट इनका इश्यू ये नहीं होता कि फ़ेल इसलिए होते हैं कि वो उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। फ़ेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्हें आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर वो ग्रिप नहीं होती जो कि एग्ज़ामिनर उनसे डिमांड कर रहा होता है। तो गलत थीसिस स्टेटमेंट लिखना, आउटलाइन बनाना, तो ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। सो आज के व्लॉग में मैं आपको इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे, बुकिश लेक्चर नहीं देंगे। बस ये बताएँगे कि आपको कि एग्ज़ामिनर को क्या चाहिए और आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, हाउ टू राइट परफेक्ट आउटलाइन एंड थीसिस स्टेटमेंट फॉर एसे। सबसे पहली बात याद रखें कि एसे लिखना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं होता। मतलब यू डोंट हैव टू राइट एसे राइट इंट्रोडक्शन के साथ ही आप स्टार्ट कर दें उसे। ये कोई अचानक से कोई बनाने वाली चीज़ नहीं होती है। एसे लिखने का एक तरीका होता है जिसके मैं आपको पिछले व्लॉग्स देखेंगे, मेरे पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो उनमें मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ कि डिस्कोर्स बनाना होता है, आपने बयानिया तश्कील देना होता है, जिसे देखते हुए एग्जामिनर पहली फुर्सत में समझ जाता है कि बंदे को ऐसे लिखना आता है या नहीं आता। दिस इज द रीजन जब भी आप एग्जामिनेशन पेपर को देखते हैं कि फलां टॉपिक्स के ऊपर आप कोई एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख के दें, तो आपसे डिमांड की जाती है कि आउटलाइन बनाइए, थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए और 1500-1800 वर्ड्स की लिमिट तक रखिएगा। तो आउटलाइन पहले बनानी होती है, उसके बाद आपने ऐसे लिखना होता है। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, that all you have to do is just first make an outline, then start from the introduction। ठीक है, आउटलाइन देखकर जब आप आउटलाइन बनाएंगे कि आप किन किन चीजों के ऊपर फोकस करते जाएंगे, तो उस वो बेसिकली यू आर बिल्डिंग अ बिल्डिंग। आप एक इमारत बना रहे हैं। इमारत बनाने के लिए जब एग्जामिनर वो इमारत का ढांचा देखेगा तो उसे अंदाजा होगा कि आपने सही काम आगे लिखा है। यही वो पॉइंट होता है जिससे एग्जामिनर को अंदाजा हो जाता है कि यू हैव रिटन अ गुड एग्जाम्पलरी एसे, आपने एक मिसाली एसे लिखा है। सो हमेशा याद रखिए कि आउटलाइन, उसके बाद होती है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ्स आपने लिखने होते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। ये चार चीजें होती हैं, ये इस फ्लो को मेंशन करती हैं कि एक ऐसे कैसा होना चाहिए। आउटलाइन आप लिखेंगे तो उसमें तमाम एलिमेंट्स को आप बयान करेंगे जो आपके बॉडी पैराज के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, आउटलाइन के अंदर इंट्रोडक्शन भी आप बताएंगे कि इंट्रोडक्शन आप कैसा लिखेंगे। सो दिस इज फर्स्ट इंट्रो, देन बॉडी पैराज एंड देन कंक्लूजन। ऑल दीज आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर आउटलाइन। इसके अंदर आउटलाइन अगर नहीं होगी, आप नहीं बनाएंगे, स्ट्रेट फ्रॉम इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे, तो दैट वुड क्रिएट अ गुड बैड एग्जाम्पल, सॉरी, वो आपके लिए बैड एग्जाम्पल क्रिएट करेगी। अगर आउटलाइन वीक होगी, यानी आपने उठते ही गलत ईंट लगा दी, आउटलाइन वीक रखी, तो चाहे इंग्लिश आप सोने जैसी इंग्लिश लिख लें, आप बेहतरीन वर्बासिटी कर लें, मुश्किल से मुश्किल और हाई-फाई टाइप के अल्फाज लिख लें, लेकिन आपका इससे फिर भी एवरेज ही लगेगा और उस पे नंबर भी एवरेज लगेंगे। सो इस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉफ्ट एजेस को अगर आपने यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आगे जो भी चीज़ें पढ़ते जाएंगे वो आपके फेलोज़ के साथ भी, आप एस्पायरेंट्स के साथ जो दूसरे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकें। और मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पर मैं डेली डॉन न्यूज़पेपर से 3 टॉप हेडलाइंस को चूज़ करके उनको पहले खुद पढ़ता हूँ, एंड देन आई पिक अप इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के वर्ड्स तलाश करता हूँ, उनकी मीनिंग और उनके तलफ़ुज़ के साथ-साथ उनके सिनोनिम्स और उर्दू मीनिंग भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो प्लीज़ फॉलो दैट पेज ऑन फेसबुक एज़ वेल। ठीक है जी? तो आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट आउटलाइन एंड थीसिस स्टेटमेंट फॉर एन एसे। ठीक है? तो अब परफेक्ट आउटलाइन जो हम बनाते हैं उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। परफेक्ट आउटलाइन के 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन-कौन से मैं आपको बताता जा पहला, इंट्रोडक्शन। ठीक है? यहाँ सिर्फ टॉपिक का एंट्री पॉइंट है ये बेसिकली, जहाँ से आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने की तरफ ले जाते हैं और इसी पार्ट के अंदर आपका मेन क्या चीज़ होती है, यहीं से आपका थीसिस स्टेटमेंट इंक्लूड होना स्टार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है आप पस मंज़र बताएँ।
पस मंज़र बयान करें कि कोई भी चीज़ के ऊपर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप ऐसे लिखेंगे तो पहले आपके पास उसकी बैकग्राउंड नॉलेज है या नहीं है? आपको खुद उसकी जानकारी मालूमात है या नहीं है? टॉपिक का थोड़ा-सा बैकग्राउंड दिया जाता है और इससे ऐसे में जो फीलिंग आती है कि कोई ऐसे हैंकी-पैंकी नहीं है, हवा में लटका हुआ नहीं है ऐसे, बल्कि एक प्रॉपर्ली शेप्ड ऐसे लिखा जा रहा है। तीसरा आर्गुमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है किस चीज़ को? बॉडी पैरास को, जिसमें से मेन आर्गुमेंट आपने बयान करना होता है और मेन आर्गुमेंट भी पूरा बयान नहीं करना होता, उसको आपने खुद अपने ज़हन में तोड़ के पेश करना होता है। सो व्हाइल यू आर राइटिंग आर्गुमेंट, मेक श्योर दैट यू आर ब्रेकिंग इट इंटो डिफरेंट पार्ट्स एज़ पर योर नीड कि आप बॉडी पैरास कितने बनाना चाहते हैं और आपका एसे कितना तवील है। सो व्हाइल यू आर राइटिंग मेन आर्गुमेंट, प्लीज़ मेक श्योर कि थीसिस स्टेटमेंट का पहला लॉजिकल सपोर्टिव आर्गुमेंट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? हर पॉइंट थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करता हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है? तो ये तीसरा हो गया, उसके बाद आप दूसरा मेन आर्गुमेंट नंबर 2 भी ले सकते हैं, मेन आर्गुमेंट 2 और उसके बाद आपने 5वें नंबर पर क्या करना होता है जब आप अच्छा एक चीज़ आपको और बताऊँ कि जब आप पॉइंट 2 मेन आर्गुमेंट लिखें, तो एसे को डेप्थ और सीरियसनेस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट आपने पहली चीज़ें बता दी और उसके बाद अगर आपने कोई झोल दे दिया, तो इससे भी आपका एसे थोड़ा-सा कम इम्पोर्टेंट लगने लगेगा, कम मैच्योर लगने लगेगा। सो व्हाइल यू आर ब्रेकिंग द आर्गुमेंट, मेन आर्गुमेंट इंटो 2 पार्ट्स, देन मेक श्योर कि व्हाइल यू आर राइटिंग सेकंड पार्ट, एसे को डेप्थ और सीरियसनेस ज़रूर दें। यहाँ एग्ज़ाम्पल या आप रीज़निंग से काम ले सकते हैं। आप इसको जो है वो नैरेटिव जब आप बयानिया अपना तश्कील देते जाएँगे, तो यहाँ पर आप रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, प्रॉपर केस स्टडीज़ को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ मेन आर्गुमेंट के 2 पार्ट्स हो गए और इसके बाद हम जो भी कोई ऐसे लिखते हैं आप उसमें एक पॉज़िटिव पॉइंट होता है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट होता है। सो काउंटर व्यूज़ जो होते हैं हमेशा आपके काउंटर आर्गुमेंट्स वो भी आपने ज़हन में रखने होते हैं। मुखालिफ बात आपने ब्रीफली मेंशन करनी होती है और उसको लॉजिकली हैंडल करना होता है, ठीक है? लेकिन लिमिटेड व्यू के अंदर। ज़्यादा लंबा-चौड़ा आपने ऐसे उसी पॉइंट के ऊपर लिखना है जिसके ऊपर आपने इंट्रोडक्शन में थीसिस को कंट्रोल किया है। इन केस इफ यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट व्हिच इज़ नेगेटिव देन मेक श्योर यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि इससे आपने नेगेटिवली फोकस किया हुआ होगा किसी चीज़ के ऊपर। तो काउंटर आर्गुमेंट उसका अपोज़िट यानी पॉजिटिव व्यू होगा। तो कोई इतनी चीज़ें बुरी हैं, इसमें फला टॉपिक है, एक एक्स-वाई-ज़ेड टॉपिक है, उसमें ये बुरा है, उसमें माशरे के लिए बुरा है, मुल्क के लिए बुरा है, दुनिया के लिए बुरा है। लेकिन उसमें एक छोटी-सी अच्छाई है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छाई आप बयान करेंगे वो छोटी-सी या लिमिटेड पैमाने पर हो। और अगर आप इसको वाइस वर्सा ले लें, अगर किसी चीज़ के ऊपर आप पॉज़िटिवली ब्रीफिंग दे रहे हैं, थीसिस स्टेटमेंट पॉज़िटिव ले रहे हैं, तो काउंटर आर्गुमेंट उसका नेगेटिव होगा, लेकिन वो भी आपने लिमिटेड वे में पेश करना होगा। छठा और आखिरी, सिक्स्थ एलिमेंट क्या है? छठा और आखिरी होता है उसका जब भी आप कोई मसला बयान करते हैं उसको वे फॉरवर्ड बताते हैं कि आगे कैसे बढ़ें या उसका जो है वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि आगे मुस्तकबिल की क्या बात आप उसमें बता सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफ़ी नहीं होता, आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देना होता है, सॉल्यूशन और एंडिंग। ये अगर मिला के कंक्लूजन के साथ लिखेंगे, तो ये इसमें आप प्लस करके कंक्लूजन भी लिखें, ठीक है? तो जब आप मिला के लिखेंगे दोनों चीज़ों को कि भाई प्रॉब्लम तो ये था, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये थे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये थे, बट आगे कैसे बढ़ें, इसको मसले को हल कैसे करें, दैट वुड बी पार्ट ऑफ वे फॉरवर्ड। मसले को हल कैसे किया जाएगा और कंक्लूजन। सॉल्यूशन और एंडिंग एग्जामिनर को हमेशा इम्प्रेस करती है और जो आउटलाइन आप इस फ्लो के साथ बनाएंगे वो एग्जामिनर को मजबूर करेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चलते-चलते एक आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर आप आउटलाइन देखकर आपने अपनी बनाई हुई आउटलाइन देखकर अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, तो जान लें कि आउटलाइन ठीक है। एंड देन इन केस इफ यू लुक एट योर आउटलाइन एंड यू गेट कन्फ्यूज्ड तो आपको ये ख़्याल आ जाना चाहिए देयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ कॉन्शियस नाउ कि अगर आप अपनी लिखी हुई आउटलाइन के ऊपर आर्गुमेंट पेश नहीं कर सकते, पोर्ट्रे नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पेन डाउन वेरियस थिंग्स ऑन पेपर ऑन व्हाइल सीइंग योर ओन क्रिएटेड आउटलाइन देन रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी आउटलाइन ठीक नहीं है। अपनी लिखी हुई आउटलाइन के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है मीन्स यू हैव मेड अ वेरी गुड आउट, ठीक है? तो ये हमारे परफेक्ट आउटलाइन लिखने के 6 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं इस ब्लॉग के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है?
थीसिस स्टेटमेंट ये बेसिकली गेम चेंजर है आपका। आप जो भी चीज़ आप ये आउटलाइन बन गई, आउटलाइन के बाद आपने पहला इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे उसमें आपको थीसिस स्टेटमेंट लाज़मी मेंशन करना पड़ेगा। सो ये वो जगह है जहाँ से एग्ज़ामिनर मार्क्स देना स्टार्ट करता है। यानी इंट्रोडक्शन में आपने यहीं से स्टार्ट कर लिया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर यू स्टार्टेड मेंशनिंग द थीसिस स्टेटमेंट, व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट, देन दिस इज़ द पॉइंट वेयर एग्ज़ामिनर डिसाइड्स के कितने नंबर देने हैं इस बंदे को और कितने काटने हैं, ठीक है? तो थीसिस स्टेटमेंट हमेशा एसे का फैसला करता है कि क्या डिसीजन एग्जामिनर डिसाइड करता है कि कितने नंबर दूं इसे। ये बताता है कि आप क्या आर्ग्यू करने जा रहे हैं। सो डिसीजन मेकर, ठीक है, ये डिसीजन मेकर थिंग है और व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग अबाउट, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है जहां से आपने चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। अब इसमें चार गोल्डन रूल्स हैं। गोल्डन रूल्स, चार गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? आप हमेशा अगर एक स्टीवन कोवी की किताब है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि गुड लीडर क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, एक अच्छा लिखारी किन-किन चीज़ों को फ़ॉलो करता है। उसके अलावा अगर आप 7 सीज़ पढ़ेंगे, कंसाइज़, कंक्रीट, क्लियर, कोहेसिव वगैरह-वगैरह, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ टू ड्राफ्ट अ गुड ड्राफ्ट। अच्छा ड्राफ्ट बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे ड्राफ्ट करें, उसे लिखें कैसे। सो हमेशा मेक श्योर कि पहला आर्गुमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, पहला योर ओपिनियन शुड बी क्लियर। आपकी राय जो आप दे रहे हैं, वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज़ मुबहम ना रखें। इट शुड नॉट बी जो है एम्बिगुअस, इट शुड बी अनएम्बिगुअस। हमेशा ज़हन में रखिएगा। तो थीसिस न्यूट्रल नहीं होता, हमेशा याद रखिए। ये दिस ऐसे डिस्कसेस, ये थीसिस नहीं होता, ठीक है? ये हमेशा याद रखिएगा। आपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है, क्लियर देना है कि मैं किस चीज़ पे आर्ग्यू कर रहा हूँ। मैं पॉजिटिव चीज़ पे आर्ग्यू कर रहा हूँ या मैं नेगेटिव चीज़ पे आर्ग्यू कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है चीज़। सेकंड है कि आपने पूरे क्वेश्चन को कवर करना होता है, ऐसी चीज़ आपने लिखनी। यू हैव टू कवर होल क्वेश्चन। क्वेश्चन के हर मेजर डिमांड का जवाब देना होता है। लाइक इन केस इफ यू रिमेंबर कि हमारा पिछला व्लॉग जो था, उस व्लॉग में हमने इमेजिन पाकिस्तान इन 2047, पाकिस्तान एट 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इट्स प्रोग्रेस, चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। अगर आप देखें तो आउटलाइन हमने इसी तरतीब के साथ बनाई है कि इंट्रोडक्शन दिया, फिर पाकिस्तान जर्नी सिंस इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान ने क्या तरक्की की है, पाकिस्तान के साथ क्या मुस्तकिल मुसलसल मसाइल चलते हुए आ रहे हैं, ग्लोबल एंड रीजनल कंटेक्स्ट इन 2047, आलमी सतह पर और इलाकाई सतह पर 2047 को दूसरे मुल्क कैसे नज़रिए से देखते हैं, फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान, ये बैकबोन थी कि पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है या कैसा देखते हैं आप पाकिस्तान को, उसमें यूथ का और लीडरशिप का क्या किरदार है, तो ये भी बताया आपने एंड देन यू कंक्लूडेड द एसे। ये बेसिकली यू हैव टू कवर अप द होल क्वेश्चन। आपका थीसिस स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, भले ही 3-4 सतरें लिखें, 5 सतरें लिखें, 8 सतरें लिखें, बट इट शुड कवर द होल क्वेश्चन। उसमें पूरे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई चीज़ों का अहाता ज़रूरी है। नंबर तीसरा गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूँ। आपने बयान नहीं करना, आपने मुदल्लल अंदाज से आर्गुमेंट्स पेश करने होते हैं। Argument presentation should be perfect. Argument presentation is good, but not the narration. ठीक है? आपने चीज़ों को बयान नहीं करना होता, उसको आपने आर्ग्यू करना होता है। आर्ग्यू जब आप करते हैं किसी चीज़ के हवाले से तो उसमें आप एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, नेगेटिव एग्ज़ाम्पल्स देते हैं। पढ़ने वाले को या सुनने वाले को आप कायल करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट यू आर सेइंग इज़ करेक्ट। सो आर्गुमेंट प्रेज़ेंटेशन इज़ गुड बट नॉट द नैरेशन। सो आपने नैरेट नहीं करना, आर्गुमेंट प्रेज़ेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। थीसिस सिर्फ टॉपिक रिपीट नहीं करता, बल्कि उसमें स्टांस मौक़िफ़ भी पेश किया जाता है और उस मौक़िफ़ को इख्तियार करने की आपने वजह भी बतानी हो, ठीक है? सो जब आप वजह बताएँगे तो डेफिनिटली यू आर गिविंग द एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आउटलाइन मैचिंग। आउटलाइन के साथ चीज़ों को आपने मैच करना होगा। आउटलाइन का हर पॉइंट थीसिस को सपोर्ट करे, जो भी आप आउटलाइन बनाएँगे। ये देखें हमने कल आउटलाइन बनाई थी इस एसे के अंदर। आप इस आउटलाइन को देखकर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि डू यू फाइंड एनीथिंग व्हिच इज़ अनरिलेटेड टू द क्वेश्चन, कि इस सवाल से कोई भी चीज़ यहाँ पर गैर मुतल्लिका नज़र आ रही है। सो व्हाइल यू आर मेकिंग एन आउटलाइन इट शुड मैच, जो है वो आपको थीसिस स्टेटमेंट के साथ उसकी लग्गा खाती हो, मैच करती हो। और एक्स्ट्रा हेडिंग्स अगर आप देंगे तो मार्क्स का नुकसान है, हमेशा याद रखिएगा। कोई एक्स्ट्रा हेडिंग्स नहीं देनी, आपने हमेशा याद रखना है ये 4 गोल्डन रूल्स व्हाइल यू आर इफ यू आर मेकिंग अप अ गुड एंड इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट, देन रिमेंबर दीस 4 golden rules, and if you are
मेकिंग अ परफेक्ट आउटलाइन देन यू शुड रिमेंबर दीज 6 पॉइंट्स कि ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको एक अच्छी आउटलाइन बनाने में मदद दे सकती हैं और ये 4 पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अच्छा अच्छी थीसिस लिख लिया आपने, उसके बाद क्या करना है? यानी आप समझें कि 50% आपने एसे में नंबर हासिल कर लिए। गुड थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ गारंटी टू द 50% नंबर्स, यू शुड रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट कि 50% नंबर तो ले लिए, बाकी आगे की कहानी जो पढ़ेगा एग्ज़ामिनर बाकी 50% नंबर उसमें से मिले। सो द बेसिक पर्पस ऑफ राइटिंग एसे इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड व्हाइल यू आर राइटिंग अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है? तो बात दोस्तों सिंपल है, बहुत ही आसान बात मैंने आपको बताई है। इंग्लिश ऐसे वोकैब्युलरी का टेस्ट नहीं होता कि आप लंबे-चौड़े, भारी भरकम और बड़े मुश्किल-मुश्किल से अल्फाज़ लिख के बताएँ और ये साबित करने की कोशिश करें कि मुझे अच्छी अंग्रेज़ी आती है। बट इट इज़ द टेस्ट ऑफ राइटिंग गुड आउटलाइन एंड गुड थीसिस स्टेटमेंट। पहले आउटलाइन आपको स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होगी एंड देन ऐसे खुद लिखता चला जाएगा। क्योंकि आपने बुनियादी ढाँचा खड़ा कर दिया, जैसे आप किसी भी कारीगर को देखते हैं कि पहले वो पिलर खड़े करता है, पिलर खड़े करने के बाद उनके चारों तरफ ईंटें लगाई जाती हैं। सो ढाँचा आपने आउटलाइन की शक्ल में अच्छा बना दिया, बाद में आपने ईंटें ही लगानी होती हैं, यानी यू हैव टू revolve around these arguments which you have already presented in shape of a strong outline, ठीक है? तो फिर ऐसे जब आप खुद लिखते जाएँगे तो नंबर भी आपके अच्छे बनते चले जाएँगे। So this is all about how to write a good outline and good effective thesis statement. तो अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक रियल एग्जाम टॉपिक के ऊपर वीक और स्ट्रॉन्ग आउटलाइन और पुअर वर्सेस पावरफुल थीसिस के बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ-साथ एस्पायरेंट्स को ज़रूर कायल कीजिए कि मुझे वो सपोर्ट करें, मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।